नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। कैसे हमारे फैसले, हमारा व्यवहार अक्सर हमें पता भी नहीं चलता और छोटी-छोटी चीजों ने बदल देती हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से। तो हमारी आज की ये चर्चा मेथड्स ऑफ पर्सुएजन किताब के कुछ हिस्सों पर आधारित है। ये किताब बताती है कि कैसे मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। सही कहा। हमारा मकसद यही समझना है कि ये छोटे-छोटे संकेत या फिर कोई शुरुआती जानकारी कैसे हमारे सोचने के तरीके पर असर डाल सकती है, वो भी हमारे जाने बिना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइमिंग से शुरू करते हैं। एक आम सा उदाहरण है, जैसे वो भाग्यशाली बौना या लकी ड्वार्फ वाली बात। उसके बारे में सोचने से ज्यादातर लोग 1 से 10 के बीच अक्सर 7 नंबर ही क्यों चुनते हैं। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है प्राइमिंग का। तो ये काम कैसे करता है असल में? मतलब ब्लूप्रिंट्स में सजी होती है। इनको स्कीमास कहते हैं। अच्छा। ये हमारे विचारों, अनुभवों, उम्मीदों के मानसिक नेटवर्क जैसे हैं। अच्छा। तो जब एक विचार जैसे भाग्यशाली या बौना सक्रिय होता है ना, हाँ। तो वो उससे जुड़े दूसरे विचारों को भी जगा देता है, जैसे 7। हाँ। इसे स्प्रेडिंग एक्टिवेशन कहते हैं। अच्छा। अब जैसे 7 लकी नंबर माना जाता है। हाँ। और वो स्नो वाइट वाली कहानी में भी 7 बौने थे। हाँ, सही है। तो ये कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल। और ये जुड़ाव मजबूत होता है। और ये सिर्फ नंबरों तक ही नहीं है ना, व्यवहार पर भी असर है। हाँ बिल्कुल, इसका असर हमारे काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है। एक स्टडी थी, उसमें लोगों को कुछ शब्द दिखाए गए जो बुजुर्गों से जुड़े थे। जैसे बिंगो, फ्लोरिडा, इस तरह के शब्द। अच्छा। तो बाद में देखा गया कि वो लोग अनजाने में ही थोड़ा धीरे चलने लगे थे। अरे, उन शब्दों ने दिमाग में बुजुर्ग वाला स्कीमा एक्टिवेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, और उससे जुड़ा व्यवहार यानी धीमा चलना सामने आ गया। कमाल है। इसके ना व्यावहारिक इस्तेमाल भी बहुत है। जैसे मान लीजिए किसी ने फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई जिसमें वो जन्मदिन का केक काट रहा है। तो ये तस्वीर लोगों में गिफ्ट देने वाला स्कीमा जगा सकती है, क्योंकि जन्मदिन का मतलब अक्सर तोहफों से होता है ना? तो हो सकता है कि फिर वो व्यक्ति अगर कोई छोटा सा अनुरोध करे, जैसे वीडियो शेयर करने का, तो लोग ज्यादा आसानी से मान जाएं। अच्छा, ये तो विज्ञापनों के लिए भी बहुत जरूरी होगा फिर। बिल्कुल, विज्ञापनों के समय का भी बहुत असर पड़ता है। सोचिए टीवी पर कोई बहुत दुखद सीन चल रहा हो। हाँ। और उसके ठीक बाद कोई विज्ञापन आ जाए, तो हो सकता है लोग उस दुख वाली भावना को प्रोडक्ट से जोड़ लें, जो कि बिक्री के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज पर आते हैं, एंकरिंग। सोचिए अगर किसी से पूछा जाए, आप अगली किताब खरीदेंगे, इसकी संभावना 90% से ज्यादा है या कम? तो ये जो 90% है ना, ये एक एंकर बन जाता है, एक शुरुआती बिंदु। हाँ। और ये उनके आखिरी अनुमान को प्रभावित करता है, भले ही ये 90% का आंकड़ा कहीं से भी आया हो, मनमाना हो। हाँ, और एंकरिंग का असर वाकई बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। इतना शक्तिशाली? हाँ, रिसर्च ये बताती है कि ये तब भी काम करता है जब हमें पता हो कि हमें प्रभावित किया जा रहा है या हमें चेतावनी भी दी गई हो। सच में? जैसे एक प्रयोग था, उसमें लोगों से कहा गया कि पहले अपना एक रैंडम सा आईडी नंबर लिखो। फिर उनसे पूछा गया कि फोन बुक में डॉक्टरों की संख्या का अनुमान लगाओ। ठीक है। तो हुआ ये कि चेतावनी देने के बावजूद वो जो रैंडम आईडी नंबर था ना, उसने उनके अनुमानों को प्रभावित किया। गजब है। यहाँ तक कि अनुभवी जज भी जब सजा सुना रहे होते हैं, तो प्रोसिक्यूशन जो शुरुआती मांग रखता है ना सजा की, हाँ। वो एक तरह का एंकर बन जाता है और जज के फैसले को प्रभावित कर सकता है। ये तो बड़ी बात है कि कोई भी अप्रासंगिक नंबर हमारे फैसले को बदल सकता है। अच्छा, तो क्या ये एंकर हमेशा एक ही तरह से काम करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। एंकर 2 मुख्य तरीकों से असर डाल सकते हैं। एक होता है सम्मिलन, एसिमिलेशन, जहां हमारा फैसला एंकर की तरफ खिंच जाता है। ठीक है। और दूसरा है कंट्रास्ट, जहां हमारा फैसला एंकर से दूर हट जाता है। कंट्रास्ट, इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे वो एबिंगहाउस इल्यूजन है, जिसमें एक जैसे साइज के गोले आसपास के गोलों के साइज की वजह से अलग अलग दिखते हैं। हाँ, देखा है। या फिर एक और उदाहरण, जैसे चार्लीज एंजल्स जैसी फिल्म देखने के बाद स्टडी में पाया गया कि पुरुषों ने दूसरी महिलाओं को कम आकर्षक रेटिंग दी। अच्छा, क्यों? क्योंकि फिल्म की जो एक्ट्रेसेस थीं, वो एक बहुत ऊंचा एंकर बन गई आकर्षण का, तो बाकी सब उनके मुकाबले कम आकर्षक लगने लगे। ये कंट्रास्ट इफेक्ट है। समझ गया। तो जाहिर है इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करने के लिए कुछ तकनीकें भी होंगी। हाँ बिल्कुल है। एक बहुत दिलचस्प तकनीक है डिकॉय इफेक्ट।
डिकॉय इफेक्ट? ये क्या है? इसमें क्या करते हैं कि दो विकल्पों के बीच अगर चुनाव करवाना हो तो एक तीसरा थोड़ा कम आकर्षक विकल्प जानबूझकर डाल देते हैं। मान लीजिए कोई कंसल्टिंग फर्म है, वो 3 पैकेज दे रही है, एक सस्ता, एक बहुत महंगा और एक बीच का। लेकिन जो बीच वाला है वो महंगे वाले से बस थोड़ा ही कम फायदेमंद है, पर कीमत में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। तो ये बीच वाला विकल्प जो डिकॉय है वो महंगे वाले विकल्प को ज्यादा आकर्षक बना देता है। वाह। एक और तकनीक है डोर इन द फेस। डोर इन द फेस, दरवाजे पर मुंह। हाँ, मतलब पहले एक बहुत बड़ा सा अनुरोध करो, ऐसा जो आपको पता है कि सामने वाला मना ही कर देगा। ठीक है, कर दिया मना। फिर उसके तुरंत बाद एक छोटा असली अनुरोध करो जो आप मनवाना चाहते थे। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि वो जो बड़ा अनुरोध था उसके मुकाबले ये छोटा वाला बहुत मामूली लगने लगता है। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। और सिर्फ यही नहीं, ये हमारी एक गहरी भावना रेसिप्रोसिटी यानी आपसी लेन देन, उसका भी फायदा उठाता है। वो कैसे? जब हम पहला बड़ा अनुरोध ठुकरा देते हैं तो हमें थोड़ा बुरा लगता है। फिर जब सामने वाला अपना अनुरोध कम करके छोटा वाला पेश करता है तो हमें लगता है कि उसने रियायत दी है। तो हम पर एक तरह का दबाव बनता है कि हम भी बदले में कुछ करें, यानी उसका छोटा अनुरोध मान लें, जैसे हम एहसान चुका रहे हों। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? हाँ, एक क्लासिक स्टडी है। उसमें छात्रों से पहले कहा गया कि क्या आप 2 साल तक हर हफ्ते किशोर अपराधियों के साथ वॉलंटियर करेंगे? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, तो सबने मना कर दिया। फिर उनसे पूछा गया, अच्छा क्या आप सिर्फ एक बार उन्हें चिड़ियाघर ले जा सकते हैं? तो इस बार 50% छात्र मान गए, जबकि अगर सीधे सिर्फ चिड़ियाघर ले जाने को पूछा गया था एक दूसरे ग्रुप से तो सिर्फ 17% माने थे। कमाल है, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे प्राइमिंग हमारे दिमाग को तैयार करती है और कैसे एंकरिंग शुरुआती जानकारी से हमारे फैसलों को बांध देती है। हाँ, मुख्य बात यही है कि हमारा व्यवहार, हमारे फैसले अक्सर ऐसी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ताकतों से प्रभावित होते हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जब हम इन सारी तकनीकों को एक साथ देखते हैं, प्राइमिंग, एंकरिंग, डिकॉय, डोर इन द फेस, तो ये समझना जरूरी है कि हम कितने सारे अदृश्य प्रभावों के बीच जी रहे हैं। सही कहा। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये तकनीकें अपने आप में न तो नैतिक हैं न अनैतिक। इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो मायने रखता है। मतलब अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं और बुरे के लिए भी। बिल्कुल। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि हम अपने रोजमर्रा के फैसलों को शक्ल देने वाले इन प्रभावों के बारे में असल में कितने जागरूक हैं? ये सोचने वाली बात है। और क्या इन सिद्धांतों को समझना हमें ये जो आज की दुनिया है, सूचनाओं से भरी हुई, इसमें सही रास्ता खोजने में, बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है?